जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, फटाफट जो है कि आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो है कि जीन पियाजे को और वाइगोत्स्की जी को देखा था। इन दोनों लोगों को हमने देखा था और इन्हीं से रिलेटेड हम जो है कि 8-10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए थे, जो आपके सीटेट में जो है कि पूछे गए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमें इससे आगे देखना है। ठीक है, यह है आपका सीडीपी या पेडागोजी का पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट क्या हुआ भाई? और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों का जो है कि कंबाइंड क्लास जैसे जो है कि सीटेट में ये चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फटाफट जो है कि अब यहाँ पे देखना है। और इसमें हमने जो है कि आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है पेडागोजी का जो थ्योरेटिकल कोर पार्ट है, कोर पार्ट में जो है कि आपको लगभग 7-8 जो है कि ऐसे विद्वान हैं, ऐसे स्कॉलर हैं जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। उनमें से लास्ट जो है कि क्लास में हमने 2 स्कॉलर को देखा था, पियाजे को देखा था और वाइगोत्स्की को देखा था। वाइगोत्स्की जो है कंप्लीट रूप से क्या करते हैं, आपके जो है कि आपके परिवेश पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बायोलॉजिकल जो आप उनका जो है कि महत्व है उसको बहुत ज्यादा वो नहीं देते हैं। ये उनमें हमने एक खामी देखी थी। और जीन पियाजे भी लगभग सेम ही बात बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो आज हम इससे आगे चलते हैं। आज हमें देखना है ब्रूनर साहब की थ्योरी। आज जो हमें देखना है वो देखना है ब्रूनर साहब की थ्योरी देखनी है ना। जोरेम सॉरी जेरोम ब्रूनर ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने जो है कि बच्चों पे अध्ययन किया। अब बच्चों पे अध्ययन किया तो देखो, सारे जितने भी वैज्ञानिक है ना, या कह लीजिए कि जितने भी स्कॉलर हैं, सब अपने एक उनका अपना एक बेस है, अपना एक कॉन्सेप्ट है, उसी बेस पे वो स्टडी करते हैं और उसी बेस पे सारी बातें कहते हैं, उसी पे सारा अपना लॉजिक लगाते हैं। उनका कैटेगरी पे देखोगे तो सब अलग अलग देखने को मिलेगा, है ना। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूर्व के जो है कि जो आपके स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने जो उस पर रिसर्च किया है उस बेस पे उन्होंने अपनी बातें कही। जैसे जीन पियाजे को देखेंगे तो जीन पियाजे पे बहुत सारे आपके जो है कि जो स्कॉलर हुए उन्होंने उसे अपना बेस बनाया है। तो इस तरीके से जो है कि बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये बच्चों के बारे में कहते हैं और बच्चों के 2 फीचर के बारे में कहते हैं। पहला क्या, शिशु शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है। इन्होंने किस बात पे रिसर्च किया कि जो एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी क्या करता है, चूंकि वो सजीव है, लिविंग बीइंग है, तो उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग। ये बात अलग है कि वो अभी हमारी तरह पूर्ण विकसित नहीं है, तो हमारी तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी भी व्यक्त करने की जो है कि एक अवस्था होती है। तो बच्चे जो है कि अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस बात पे इन्होंने बात की। और शैशव और बाल्यावस्था में बालक का चिंतन कैसे विकसित होता है, कैसा विकास होता है। देखो, 2 ही तरह के तो विकास होते हैं सामान्य तौर पे। जो चिंतन में विकास होता है वो 2 ही तरीके से होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। 2 ही होता है, तीसरा कोई होता नहीं है ना। पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक चिंतन का विकास और नकारात्मक चिंतन का विकास। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अलग अपने अपने नुकसान हैं। ज्यादा फायदा ये बात है कि जो है कि आपका जो सकारात्मक आपका चिंतन के विकास में जो है कि ज्यादा फायदा या सकारात्मक जो भी चीज होती है वहां पे हमें ज्यादा जो है देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पे थोड़ा निगेटिव में थोड़ा सा जो है कि एक थोड़ा सा ये कह लीजिए कि इसका जो है कि एक निगेटिव साइड आता है। इसका बहुत ज्यादा प्रभावी रोल हमें जो है कि देखने को नहीं मिलता है लाइफ में। कल तो इन दोनों बातों पे इन्होंने बात की थी, ठीक है।
अब इन्होंने बताया कि जो शिशु है वो जो अपनी अनुभूति है, जो फीलिंग्स हैं, जो बातें वो करता है, यानी कि बच्चा जो है, जो फील करता है, जो महसूस करता है, उसे 3 प्रकार से व्यक्त करता है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखिए, 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। अब 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला है सक्रियता विधि, सक्रियता विधि। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चा जो है कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन माध्यम में व्यक्त करता है। क्या करता है? शब्दहीन माध्यम से या शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है, शब्दहीन क्रियाओं में द्वारा व्यक्त करता है। जैसे भूख लगेगी तो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो बहुत सारे स्कॉलर हैं, देखो रिसर्च का टॉपिक अलग अलग होता है, ठीक है, सबकी अपना इंटरेस्ट है। बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो रिसर्च करते हैं कि बालक, जो शिशु है, उसकी जो रोने की वाइब है, जो आवृत्ति है, रोने का जो फ्रीक्वेंसी है, जो तरीका है, उसमें डिफरेंस क्या है और किस कंडीशन में किस तरह से बच्चा रोता है ना। बच्चे को भूख लगने पे रोने की कंडीशन अलग होती है, बच्चे को कोई शारीरिक तकलीफ हो तो उसमें रोने की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होती है, बच्चे ने जो सुसुपोटी कर दिया है उसमें रोने की तकलीफ क्या होगी, अलग होगी। तो इस माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे कुछ जो है कि जिनमें कॉन्शियस बहुत अच्छा होता है, यानी कि चेतना बहुत अच्छी होती है, तो चेतना बहुत अच्छी होती है तो उनको वॉशरूम वगैरह भी अगर आने लगता है तब भी जो है कि अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, है ना, अजीब तरीके से जो है कि आवाज निकालने लगेंगे, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे अगर सुसुपोटी करना होगा तो जिनकी चेतना बहुत अच्छी होती है वो इस तरीके से व्यक्त करते हैं। जिनकी चेतना थोड़ी कमजोर होती है, जो उस चीज को बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पाते, अनुभूति नहीं कर पाते हैं, तो वो जब उनको सुसुपोटी कर लेते हैं फिर चिल्लाना, हाथ पैर मारना, फिर रोना चिल्लाना जो है कि स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी जी लोग है ना, जितनी भी माताश्री लोग समझ जाती है कि अच्छा बच्चा ऐसे चिल्ला रहा है, क्या चिल्लाने का तरीका लग रहा है कि सुसु किया है, लग रहा है पोटी किया है। तो उनका एक अपना जो है कि फ्रीक्वेंसी होता है, बच्चे का जो वाइब है वो मदर के वाइब से क्या करता है, मैच करता है। वो फिर उस अकॉर्डिंग जो है कि बच्चे की अनुभूति के अकॉर्डिंग ये वो भी महसूस कर लेती हैं, समझ जाती हैं कि बच्चा एक्चुअली अभी किस कंडीशन में है, उसको क्या नीड है, और ये सिर्फ एक माँ ही समझ पाती है, ठीक है। हाँ, रोने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं सुसुपोटी कर देंगे तो हाथ पैर जोर जोर से मारने लगेंगे, या बहुत सारे बच्चे जिनका कॉन्शियस अच्छा होता है, सुसु या पोटी करना होता है तो वो अपना पैर उठाने लगेंगे या बैठने लगेंगे, तो उनको ये जो है कि ये चीजें समझ में आने लगती, ठीक है। इन क्रियाओं द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। क्या मतलब ये हो गया कि बस अपनी चीजों को क्या करता है, वो अभिव्यक्त करता है और कुछ नहीं है। पहला है। दूसरा क्या है, सदृश्य प्रतिमान विधि। सदृश्य प्रतिमान विधि का मतलब क्या हो गया कि बच्चा जो है कि अब चीजों को थोड़ा और अच्छे तरीके से अनुभूति करने लगता है, और अनुभूति करने के साथ साथ उसके माइंड में एक जो है कि प्रतिमा बनती है, एक प्रतिबिंब बनता है, और उस प्रतिबिंब के जो है कि आवेग में आकर बच्चा जो है कि अब अपना एक्सप्रेशन देना प्रारंभ कर देता है। इसी विधि में बालक अपनी अनुभूति को मन में कुछ दृश्य प्रतिमान बनाकर अपनी भावनाएं प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। कई जगह ये पूछा गया है कि किस अवस्था में जो है कि, या जेरोम ब्रूनर के किस अवस्था में बच्चे जो है कि प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देते हैं, तो दृश्य प्रतिमान विधि में, है ना, दृश्य प्रतिमान विधि अवस्था भी आगे बताते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका सांकेतिक विधि। अब सांकेतिक विधि का ये जो बच्चा है, ये सांकेतिक विधि में बच्चा अपनी अनुभूतियों को अब टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने लगता है। क्या करने लगता है, या तो छोटे छोटे देखो शब्द छोड़ो, सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, जो संकेतात्मक
जो ध्वनियां हैं उनका प्रयोग करके, यानी वर्ण का प्रयोग करके टूटे फूटे शब्दों में, अभी टूटे फूटे वर्णों में, फिर टूटे फूटे शब्दों में, फिर टूटे फूटे सेंटेंसों में जो है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है ना। यही चीज यहां पे लिखा गया है कि इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार प्रतीकों, सिंबल का उनके मूल विचारों से संबंध स्थापित करने योग्य बन जाता है। यानी तीसरी जो अवस्था है संकेतात्मक विधि वाला, इसमें बच्चा क्या करता है कि अपनी भावनाओं को छोटे छोटे वर्णों और शब्दों और सेंटेंसों से कनेक्ट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर देता है। जैसे बच्चे को भूख लगी है तो छोटा बच्चा दूध ही पीता है, और कुछ ऐसा तो है नहीं कि चावल दाल रोटी सब्जी चिकन वगैरह ये सब खाएगा, ऐसा तो है नहीं। दूध पीता है सामान्य तौर पे, या तो मदर द्वारा फीड कराया जाए या कोई आउटर सोर्स से मिल्क उसे दिया जाए फीड करने के लिए निप्पल के थ्रू, तो वो इसी के थ्रू जो है कि वो क्या करता है, फीड करता है। तो उसे पता है कि ये व्हाइट कलर का कुछ है जो है कि पीता हूं मैं, और जब मैं भूख लगता है जब मैं चिल्लाता हूं तो मेरी दादी बोलती है दूध दे दो बच्चे को, पापा बोलते हैं दूध दे दो बच्चे को, दूध पिला दो बच्चे। यानी कि ये दूध उसके माइंड में अब ये शब्द जो है कि एक तरीके से कनेक्ट कर जाता है कि जब मैं भूखा होता हूं तो उस भूख को तृप्त करने के लिए व्हाइट कलर का या कुछ दूध जैसी कोई एक वस्तु है जो हमारी क्या होती है, जरूरत होती है। तो बच्चे का सेंस उतना डेवलप नहीं होता है, तो वो दूध नहीं बोल करके या मिल्क नहीं बोल करके दू बोलेगा। तो इस तरीके से टूटे फूटे वर्णों में या शब्दों में जो है कि व्यक्त करना शुरू कर देता है अपनी भावनाओं को। तो अगर बच्चा बोला दू, मम्मी को समझ में आ जाता है कि बच्चा भूखा है, दूध चाहिए अब इसको। ठीक है, बच्चा और अच्छा कॉन्शियस जो है कि है, उसका डेवलप और ज्यादा हो गया है, चेतना का विकास और अच्छे लेवल पर हो गया है। तो बच्चा जो है कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, देख रहा है कि हम सुसु कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं, छी राम हे राम, छी बोले क्यों नहीं, मम्मी बोलती है। तो उसे जो है कि इस चीज को अब क्या किया है, अब वो कनेक्ट कर गया है कि जब एक्चुअली मैं बाथरूम करता हूं, पोटी करता हूं, ये छी नाम की कोई चीज है। तब उससे वो बच्चा कनेक्ट कर जाता है ना, या जो भी आप टर्म यूज करते हो उससे कनेक्ट कर जाता। हो सकता है वो बच्चा एग्जैक्ट सेंटेंस या वर्ड ना बोलेगा छी। तो इस तरीके से जो है कि सामने वाला यानी कि मदर जो है कि समझ जाएंगे कि ये इसकी कोई एक्टिविटीज हो रही है। या फिर प्यास लगी है, गर्मी का दिन है, प्यास लगी है, तो बच्चा पानी बोलेगा नहीं, पा बोलेगा, प्याम बोलेगा। तो इस तरीके से अपनी भावनाओं को या अपनी जो है कि नीड्स को शब्द से कनेक्ट करके एक वर्ण या एक शब्द या टूटे फूटे सेंटेंसों में बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है। किस जो है कि विधि में, सांकेतिक विधि में, है ना, या सांकेतिक अवस्था में। अभी एक्चुअली अवस्था जो देखते हैं सामान्य तौर पे तीन स्टेज में बांटी गई है। जो जेरोम ब्रूनर ने इस अवस्था को, ये जो आपकी हमने क्रिया विधि देखी, ये 3 अवस्थाओं के हिसाब से 3 विधियों में बांटा गया है। जैसे जन्म से 18 माह तक सक्रिय विधि, ठीक है, जन्म से 18 माह तक, यानी कि मोटा जो है कि 1.5 साल तक ये जो है कि आपका सक्रियता विधि चलती है जेरोम के अकॉर्डिंग। 18 से 24 यानी कि अगले 6 महीने तक प्रतिमान विधि होता है, एक्सप्रेशन के थ्रू बच्चा बोलता है। और 7 वर्ष की आयु से आगे जब जाता है बच्चा, तो ये सांकेतिक विधि के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। यही जेरोम साहब बता के रखे हैं। ठीक है, अब जो जेरोम ब्रूनर साहब हैं, वो एक्चुअली कक्षा शिक्षण में भी बहुत अच्छा अध्ययन किए और बहुत अच्छा अध्ययन करके बहुत सारी बातें बताते हैं। उसमें जो है कि संबद्धता
दो प्रकार की संबद्धता के बारे में ये बल देते हैं। एक संबद्धता है व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता, है ना। व्यक्तिगत चीजें कौन सी रिलेवेंट हैं और सोशल चीजें कौन सी रिलेवेंट हैं, इन दोनों चीजों पे डिस्कशन करते हैं। बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करके बच्चों को सीखने के लिए तत्पर करें, सीखने की परिस्थितियों में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें। ठीक है, अब ये कहते क्या है कि अब ये हम सारी चीजें आपको बता दिए, बच्चे का जो अनुभूति है, जो एक्सप्रेस करने का, या एक तरीके से कहिए कि लर्निंग जो प्रोसेस है, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप जो है कि एक पाठ्यक्रम तैयार कीजिए, एक सिलेबस तैयार कीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके दीजिए, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दीजिए और बच्चे को उसमें क्या कर दीजिए, स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए, सक्रिय रूप से उसमें क्या करे, भाग ले, और भाग लेकर के चीजों को लर्न करे। ये बात जो है कि यहां पे ये बोलते हैं। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं, अब कुछ इन्होंने जो है कि बातें बताई हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली चीज, ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। ठीक है, यानी कि जो पूर्व ज्ञान है, प्री नॉलेज है, प्री नॉलेज को जो हम अब देने जा रहे हैं, उस नॉलेज से क्या करना, कनेक्ट करिए, पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ना। जैसे सामान्य तौर पे जो है कि घर जैसे बनता है, घर बनता है, दीवार जो है कि होती है चारों तरफ, दीवार में कई जगह जो है कि आपके कह लीजिए कि रैक लगाया जाता है, फिर कई जगह हैंगर लगाया जाता है। वो एक्चुअली लगाया क्यों जाता है, मान लीजिए सिर्फ दीवार है, हमें अपना शर्ट खोल के जो है कि कहीं पे टांगना है, अगर हैंगर नहीं है तो टंगेगा नहीं, टंगेगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई अलमीरा नहीं है चारों तरफ दीवार में और हमें जो है कि एक बॉक्स रखना है, तो क्या दीवार पे वो टिकेगा, नहीं टिकेगा। सेम ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चे को कुछ नई चीज सिखा रहे हो तो पूर्व ज्ञान से क्या करो, कनेक्ट कर दो। मतलब ये हो गया कि जो बच्चे को हम सिखाने जा रहे हैं, पूर्व ज्ञान जो प्री नॉलेज है, उसके माइंड में एक हैंगर की तरह काम करता है, एक होल्डर की तरह काम करता है, जो वर्तमान नॉलेज या नए जो है कि ज्ञान को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है या हैंगिंग करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यह काम किया जाता है कि जैसे आप लोग, जैसे जितने भी लोग डीएलएड वगैरह किए होंगे, बीएड वगैरह कर रहे होंगे, है ना, उसमें जो लेसन प्लान बनाया जाता है, तो लेसन प्लान में यह बताया जाता है कि आपको क्या करना है, एक से 4 प्रश्न पूछने हैं। जैसे आपने लेसन प्लान बनाया, बच्चे को पढ़ाने के लिए क्लास में गए, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आप क्लास में गए तो आपको खुद से टॉपिक नहीं बताना है, बच्चे को नहीं, खुद से नहीं बताना है। आपको 3 से 4 प्रश्न ऐसे पूछते हैं, मतलब यहां पे एक मैंने लिख रखा है, सॉरी, 3 से 4 प्रश्न आपको ऐसे पूछने हैं जिन प्रश्नों के माध्यम से जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को खुद ही बच्चों के माध्यम से उनके अंदर से ही निकलवा दें, उनके मुख से ही निकलवा दें। और उनके मुख से निकलवा देंगे, इसका मतलब यह होगा कि बच्चा जो जानता है उसी का जो है कि नॉलेज से हम आज के नॉलेज को या नए नॉलेज को क्या किए, कनेक्ट कर दिए। तो अब बच्चे के माइंड में वो होल्ड करना, वो हैंगिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, प्री नॉलेज से कनेक्ट कर देंगे तो बच्चे को लर्न करने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, सुविधा हो जाएगी, लंबे समय तक होल्ड रहेगा उसके दिमाग में, वो बच्चा जल्दी भूलेगा नहीं। तो इसी हिसाब से जो है कि ये बातें करते हैं। ठीक है, विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता व सरलता, सिंपल सी बात है, जैसे ही आप प्री नॉलेज को वर्तमान नॉलेज से कनेक्ट करेंगे तो चीजें सरल हो जाएंगी, बच्चे को समझना आसान हो जाएगा। अब यहां पे एक ही बाध्यता आती है, भाषा की बाध्यता। भाषा की बाध्यता हो सकता है आप पढ़ा तो रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन आप बहुत कठिन शब्दों का या जटिल शब्दों का या जटिल जो है कि वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं,
तो बच्चा तो मतलब आपने प्रोसेस तो सही फॉलो किया, प्रोसेस सही फॉलो किया, बट बच्चे को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने जटिल चीजों को क्या किया, अनुभव किया है, वहां पे इंक्लूड किया है। तो यानी कि आपको भाषा ऐसा रखना है, जैसे भाषाई विविधता भी बहुत सारे क्लास में होती है, तो भाषा मिला जुला ऐसा रखना है, आसान रखना है भाषा, कि बच्चे बिल्कुल आसान भाषा में, व्यवहारिक भाषा में, जैसे उनकी जो है कि परिवेश की भाषा है, उस भाषा में उस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ सके। ठीक है, यही काम आपको करना है। नेक्स्ट आगे की बात कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जानी है ऐसे अनुक्रम व बारंबारता में प्रस्तुत की जाए जिससे बच्चे तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीख सकें। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप जो रणनीति बना रहे हैं, क्लास की रणनीति बना रहे हैं, तो उसमें इस तरीके से चीजों को क्रमवार तरीके से रखिए, तार्किक तरीके से रखिए कि बच्चे को जैसे एक छोर पकड़ लिया, एक छोर पकड़ा दिया जाए तो अंतिम छोर तक वो स्वतः ही चला जाए, कहीं उसमें टूट फूट ना हो, है ना। एक जगह आप बता दिए तो आसानी से एंडिंग तक बच्चा क्या हो जाए, समझ जाए, लॉजिक लगा के, तर्क लगा के। तो इस तरह की क्लास को बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें एक चीज और आती है, एक व्यवधान और आता है, इस तरह के सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाएगी। एक व्यवधान ये आता है कि माइंड बॉडी गैप का आता है। किसका आता है, माइंड बॉडी गैप का। माइंड बॉडी गैप का जो है कि एक व्यवधान आता है। यानी ये हो गया कि बच्चा क्लास में तो बैठा होता है, आपने सारी स्ट्रेटजी सही बना रखी है, लेसन प्लान सही कर रखा है, टीचिंग स्ट्रेटजी सही रखी है, कंटेंट का सीक्वेंस बिल्कुल सही रखा है, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट कर रखा है, लेकिन पता चले कि क्लास में तो बच्चा है लेकिन उसका दिमाग घर पे है। आज दीदी आने वाली थी, पता नहीं क्या लेके आई होंगी, हम कहे थे लेके आने के लिए, नया ड्रेस लेके आई होंगी कि नहीं आई होंगी। जीजा जी आने वाले थे, साली बैठ के सोच रही है छोटी वाली क्लास में, जीजा जी आए थे, पता नहीं मेरे लिए ड्रेस लाए होंगे नहीं लाए होंगे, मिठाई लाए होंगे नहीं लाए होंगे। बच्चा मम्मी को हमने जो है कि ये बनाने के लिए बोला था, पता नहीं बनाए होगी नहीं बनाई होगी। बैठा है क्लास में, सोच रहा है घर की बात, सोच रहा है जो है कि किसी जो है कि क्या बोलते हैं, गेम की बात, खेल की बात, अपनी दोस्तों की बात। तो ये माइंड बॉडी गैप हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे का अटेंशन हमेशा जो है कि क्लास में बना रहे। ठीक है, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्वलन, पुरस्कार, दंड आदि पर विशेष बल देता है। अभी इस चीज को आगे जब हम चलेंगे तो वहां पे इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से जो है कि पुनर्वलन, है ना, पुनर्वलन, पुरस्कार, दंड आदि पर विशेष बल दिया जाता है। इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत, सामाजिक दोनों गुणों का विकास करता है। जैसे बताया ना, व्यक्तिगत जो है कि आपका और सामाजिक दोनों स्तर पे विकास होता है। कैसे होता है, कैसे होता है अभी आपको बताते हैं। जैसे ब्रूनर की, अच्छा ये अभी उपयोगिता है, अभी आगे आएगा। ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता, ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना हो गया। ठीक है, इनकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास। इन्होंने जो बात कही है ना, तो ये जो कहे ना कि सिलेबस जो है कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो है कि क्रिएट करो बना करके, और उन्हें जो है कि क्या करो, उनके सामने दे दो, उससे सेम जो है कि आपका परिवेश बना के, यानी कि एक ये टास्क देने की बात करते हैं, समस्या समाधान की बात करते हैं। इसका मतलब कि इनके हिसाब से अगर हम टास्क क्रिएट करें, अलग अलग टास्क क्रिएट करें, अलग अलग बच्चों के नीड और आवश्यकता और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, समझ के अकॉर्डिंग, तो उनको दिया जाए तो उनका विकास क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। कहने का मतलब यह है, ब्रूनर ने संप्रत्यय को समझने पर विशेष पर बल दिया,
अतः शिक्षक को विषय ठीक से समझ आने चाहिए। यानी कि सबसे पहले कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका टॉपिक है, कंटेंट है, वो आपको पहले अच्छे से समझ में आना चाहिए और फिर और अच्छे तरीके से बच्चों को समझाना चाहिए। इसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से इंटरेक्शन के माध्यम से, सक्रियता के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, पर्यावरण के या परिवेश की अच्छी समझ भी उनमें डेवलप होगी। इन्होंने वर्तमान अनुभवों को वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान व अनुभव से जोड़ने पर बल दिया। ठीक है, यह चीज मैं आपको बता चुका बहुत डिटेल में, अब इस पे बातें नहीं करेंगे। इससे छात्रों के ज्ञान में समृद्धि और अस्थायित्व बना रहता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, जब भी मैंने पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान को कनेक्ट करने की बात की थी, समझाया था, वहां पे बहुत अच्छे डिटेल से समझाया है, तो अब यहाँ पे फिर इसको नहीं समझाएंगे। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन करके बालक के बौद्धिक विकास में सहायक हो सकता है। अब यहां पे इस लाइन को थोड़ी सी समझने की जरूरत है ना। इस माध्यम से क्या कर सकते हैं कि एक जो शिक्षक है अपनी अच्छी प्लानिंग के थ्रू, अच्छे एग्जीक्यूशन के थ्रू, क्रियान्वयन के थ्रू और अच्छे इवोल्यूशन के थ्रू बच्चे के डेवलपमेंट कर सकता है, विकास कर सकता है। साथ ही साथ उसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। अगर ऐसा लगता है कि बच्चे की जो ये थॉट है वो बहुत रिजिड है, हालांकि कभी कभी बहुत जो है कि अगर पता चल जाए कि ये एक्चुअली सही नहीं है, इसको मोरल नहीं है, या इसमें सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज या जो आपके लीगल वैल्यूज हैं वो इसके अगेंस्ट है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये खत्म हो गया, चलो ब्रूनर साहब खत्म हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। ये भी क्या है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक है, साहब यहां पे लगे हुए हैं, है ना। ये है लॉरेंस कोलबर्ग। अब इन्होंने बच्चों के अंदर जो इथिक्स डेवलपमेंट है, जो वैल्यू डेवलपमेंट है, उसके बारे में ये रिसर्च करते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांतों पर बल देते हैं। किशोरों के नैतिक तर्क व निर्णय लेने की क्षमता के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी कि जो बच्चे की, देखो पीछे वाला तो क्या था, लर्निंग था, डेवलपमेंट था, है ना, एक्सप्रेशन था, अभिव्यक्ति, अनुभूति, वही था। ठीक है, अब यहां पे ये जो बात कर रहे हैं, कोलबर्ग साहब बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इथिक्स डेवलपमेंट की, वैल्यूज लर्निंग की बात करें, जो मूल्यों का विकास है, मूल्यों को सीखना है, नैतिकता का विकास है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास है, उस पे ये रिसर्च करते हैं कि बच्चे में किस किस तरीके से होता है और उसके बारे में ये प्रॉपर चीजों को अब डिफाइन करते, बताते हैं। ये काफी हद तक जो इनका सिद्धांत है वो प्याजे के सिद्धांत पे आधारित है। प्याजे का जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के ये आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी बता रहा था ना कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके स्कॉलर होते हैं, अपने से पूर्व स्कॉलर का जो ज्ञान होता है, जो थ्योरी होती है, उसी को बेस बना के उस पर न्यू थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या न्यू जो है कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, न्यू चीजें जो है कि नई नई चीजें उस पर बताते हैं। तो सेम ये जो है कि आपके कोलबर्ग साहब हैं, जीन प्याजे के कार्यों को आधार बनाकर अपना यह सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो विकसित किए हैं। ठीक है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 चरणों में विभाजित किया गया। कितने? 3 जो है कि एक तो 3 आपके जो है कि चरण है या 3 स्टेज है, और उसमें जो है कि कह लीजिए कि 3 उपचरण है, सॉरी 6 उपचरण है। 3 चरण है, 3 स्टेज है,
और 3 स्टेज में 2-2 उपचरण है ना, यानी कि 6 कुल उपचरण है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये आपको मिलेगा पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इस तरीके से ये इनके 3 चरण है ना, 3 चरण और प्रत्येक 3 स्तर और प्रत्येक स्तर में 2 चरण है, 3 लेवल हैं और 3 लेवल में क्या है, प्रत्येक जो है कि आपके लेवल में 2 चरण है, 2 स्टेज हैं। तो इस तरीके से 6 स्टेज और 3 लेवल में ये डिवाइड करके रखे हैं। तो पहला लेवल क्या है, पूर्व परंपरागत लेवल है ना, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व परंपरागत लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल। यह आमतौर से 4 वर्ष से 10 वर्ष की आयु में बच्चों में देखा जाता है। कितने वर्ष से के आयु से, 4 वर्ष से 10 वर्ष के आयु के बच्चों में यह देखा जाता है, ठीक है। अब यह है क्या, पहला चरण फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या है, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। सबसे प्राथमिक चरण यही है, बच्चा छोटा होता है यानी कि 4 से 10 वर्ष का होता है, या और भी कह लीजिए छोटा है, मान लीजिए कि 2 साल का है, 3 साल का है, थोड़ा सा चंचल, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, 3 साल का हो जाएगा, 2.5 साल 3 साल का हो जाएगा, वैसे बच्चा चंचल हो जाता है। और चंचल स्वभाव होने के कारण जो बंदर हैं और बच्चे हैं उनका स्वभाव ही चंचल होता है। तो बहुत ज्यादा चंचल होता है तो उसे ये चीज पता होता नहीं कौन सा काम है, क्या उसका इंपैक्ट है, क्या सही है क्या गलत है, वो कुछ भी करना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा है, 2 साल का है, कुट चल रहा है, छोटे छोटे पैरों से बहुत अच्छा लग रहा है, देखा सामने क्या है, चप्पल पड़ा हुआ है, अब उसको पता नहीं है ये क्या है, उठा के मुंह में डालने लगा, मम्मी बोले छिच्छी फेंको, मार खाओगे, डांट खाओगे, मारेंगे तुमको, गंदी बात, नहीं खाते। यानी कि बच्चे में अब जो ये इथिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, कार्य का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कि एक ऐसा कार्य बच्चा कर रहा है जो उसके हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है। अब नहीं है, उसके हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है, तो उसको क्या किया, डराया जा रहा है, दंड के माध्यम से डराया जा रहा है। वैसे ही बच्चा छोटा थोड़ा बड़ा हो गया, 4 साल का मान लो हो गया, तो वो उसका जो है कि स्वभाव और चंचल होगा। पता चला उसके पास कोई और थोड़ा सा सीधा साधा सा बच्चा आया, लगा पकड़ के उसका मुंह नोचने, उसको मारने शुरू कर दिया, उसका बाल नोचना शुरू कर दिया। बगल में क्या है, दादाजी, गंदी बात, अच्छे बच्चे ऐसे काम नहीं करते, मार खाओगे तुम, चॉकलेट लाके नहीं देंगे, डरा दिए उसे। यानी कि किसकी बात हो गई यहां पे, दंड की बात हो गई। किसकी बात हो गई, दंड की बात हो गई। अब बच्चे को यह अनुभव हो जाएगा कि देखो हमें किसी बच्चे का बाल नहीं नोचना चाहिए, हमें किसी बच्चे का जो है कि मुंह नहीं नोचना चाहिए, ये इथिक्स के खिलाफ है। मेरे जैसा बच्चा वो भी है, उसे भी दर्द होता है, तो हमें उसे ऐसा काम कोई नहीं करना है कि उस बच्चे को भी क्या हो, दर्द हो, ठीक है। तो दंड के माध्यम से क्या किया, उसमें हमने जो है कि एक इथिक्स या कह लीजिए कि मोरल डेवलपमेंट किया। वहीं क्या हो गया, मान लीजिए कि पानी गिरा हुआ है, कोई छोटा सा बच्चा गया और स्लिप करके गिर गया, और एक 4 साल का बच्चा है, वो दौड़ के गया उसे उठाने। छोटा बच्चा गिरा, सब लोगों ने आवाज सुना कि अच्छा बच्चा गिरा है, कोई गिरा है, बच्चा गया क्या करने, उठाने। बड़ा वाला जो 4 साल का है, 5 साल का है, दौड़ के गया उठाने के लिए पीछे से जो है कि मम्मी भाग के आई घर से कि कौन गिरा बाहर,
चोट तो नहीं लगी देखने के लिए आए, तब तक देखिए कि छोटा बच्चा क्या है, उसे उठा रखा है, उसके घाव पे जो है कि क्या अगर हाथ रगड़ रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, छोटा भाई है, ऐसे ही इसका ख्याल रखना। अब उसके माइंड में पॉजिटिव आ जाएगी, है ना, पॉजिटिव चीज आएगी, यानी कि एक तरीके से पुरस्कार, अच्छा काम की बात की गई, पुरस्कार की बात की गई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही तुम्हें हमेशा अपने भाई के साथ एक रिश्ता या बहन के साथ एक रिश्ता बना के रखना है, उसका ख्याल रखना है, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें जिम्मेवार हो, तुम जिम्मेवार हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं, वो चोरी करते हैं, तो चोरी करने पे डांट लगेगी, फटकार लगेगी, हो सकता है चाटल लग जाए, गंदी बात, ऐसा काम नहीं करते। तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो सामान रखा हुआ है, ये पैसा रखा हुआ है, कोई चीज रखी हुई है, उसे हमें बिना किसी से डिस्कस किए, बिना किसी से पूछे उस चीज को अपने पास रख लेना क्या है, गलत चीज है, तो ये हमको नहीं करना है। वहीं पे मान लीजिए कहीं कोई सामान गिरा हुआ है, बच्चे ने उठाया, अब बच्चे उठा के अच्छा ये चीज है, उसने माँ के पास ले गया या दादा के पास ले गया या पापा के पास ले गया या बुआ के पास ले गया, किसी के पास ले गया, ले जाएगा कि पापा ये देखो ना, ये बुआ ये देखो 100 का नोट गिरा था यहाँ पे, ये किसका है? तो फिर होगा वेरी गुड, बहुत अच्छे हो, चलो चलो तुमको चॉकलेट दिलाते हैं। तो उसके माइंड में अब ये आ जाएगा कि हम अगर कोई चीज जो है कि पा जाते हैं तो किसी न किसी का होगा, वो उस पर मेरा हक नहीं है, वो किसी और का है, उसे हम अपने पास नहीं रख सकते और हमें ऐसे लोग को ढूंढ के वो चीज देना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर क्या होगा, नैतिक या एक तरीके से जो है कि आपका नैतिक वैल्यूज या मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होगा। डिसीजन मेकिंग जो है कि क्या होगी, उसकी स्ट्रांग होगी कि किस कंडीशन में हमें क्या जो है कि करना है। यानी कि इस प्रकार से हम दंड और पुरस्कार के माध्यम से बच्चे का जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं, जो वैल्यूज डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे क्या करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। ठीक है, एक चरण यहां पे हमने देखा। दूसरा चरण क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास। एक तो हुआ पहले चरण में हमने क्या देखा कि बच्चा दंड और पुरस्कार के माध्यम से नैतिक वैल्यू का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है ना, ये सारी चीजें देखी। दूसरा में बोला है कि व्यक्तिगत लाभ का अभिविन्यास। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या जिन पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना, केयर नहीं करते हैं या उनको सिखाने वाला कोई नहीं है, तब वो देखना ये शुरू करते हैं कि ये जो चीज हमारे पास है या ये जो घटना घटी हुई है, इससे हमारा फायदा है या नुकसान है, फायदा है या नुकसान है। तो अगर उनका खुद का फायदा होगा तो ये मान लेंगे कि ये अच्छी चीज है। अगर हमारे लिए फायदेमंद है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब ऐसे लोग आगे चल के क्या बन जाएंगे, अपॉर्चुनिस्ट बन जाएंगे, अवसरवादी बन जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड बन जाएंगे आगे चल के, जिनको ये लगेगा कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे इंटरेस्ट की चीज नहीं, हमारे फायदे की चीज नहीं तो बेकार है। तो वो अपना निर्णय इस आधार पर लेंगे कि हमारे फायदे की चीज है तो अच्छी है, हमारे फायदे की चीज नहीं है तो ये गलत है। तो इस तरीके से जो है कि उनका नैतिक निर्णय अपने लाभ, जरूरतों और इनाम की अपेक्षा पर आधारित होता है। अगर मुझे इससे कुछ फायदा है तो सही है, और अगर फायदा नहीं है तो गलत। पहला लेवल कंप्लीट हो गया। आते हैं दूसरा में, परंपरागत, है ना, कन्वेंशनल लेवल। अब कन्वेंशनल लेवल देखेंगे तो आपका 10 से 16 साल तक चलता है। कन्वेंशनल लेवल क्या होता है, 10 से 16 साल तक चलता है। बहुत सारे लोग इसी लेवल पे फंसे रह जाते हैं। कई सारे लोग जीवन भर इसी स्तर पे ही क्या हो जाते हैं, फंसे रह जाते हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते, उनका इनसे आगे विकास ही नहीं हो पाता है, उनका इनसे आगे विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसमें पहला जो है कि चरण है, यानी कि तीसरा जो स्टेज है वो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिविन्यास।
है ना। अब इसमें जो है कि जो सेकंड लेवल जो परंपरागत है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जब गिफ्ट की परंपरा नहीं थी, चॉकलेट की परंपरा नहीं थी, है ना, स्टार्स, टॉय, इनकी परंपराएं नहीं थी, इसीलिए इसे परंपरागत लेवल बोलते हैं। तो सिर्फ अच्छा बुरा, गुड बैड, पाप पुण्य, इस अच्छाई बुराई, अच्छा बुरा, सिर्फ इस आधार पर नैतिक डेवलपमेंट हो इस चरण में। जैसे मैंने बताया ना, बच्चे ने कोई काम किया, मम्मी ने बोला बैड, बैड हैबिट, बैड बॉय, ऐसा नहीं करते, तो उस बच्चे को फील होगा कि यार ये मतलब ये सही काम नहीं है, मम्मा बोल रही है, गलत है तो गलत है, हम नहीं करेंगे। गलत है नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मम्मी के नजर में अच्छा बनना है, अच्छा बच्चा बन के रहना है, गुडविल में आना है। बच्ची है, गुडविल में आना है। किसी की हेल्प किए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये भी गुडविल में आ गया। तो जो सही काम है उसको करना है, जो गलत काम है उसे नहीं करना है। किस लिए? ताकि हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष संस्थान या किसी एक के जो है कि गुडविल में आ जाएं कि हम बहुत अच्छे हैं। वो समाज में भी हो सकता है कि हमने अपना कैरेक्टर इस तरह से डेवलप किया कि हमारे आसपास पड़ोस के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे कॉलोनी के लोग जाने कि अरे फलां का लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मैनर है उसके, सिर्फ गुडविल में आने के लिए। ठीक है, तो इस पे जो नैतिकता का विकास होता है कि समाज में लोग क्या सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, बुरा सोचेंगे। अगर काम कर रहा हूं, गलत काम है, इसको करूंगा, मम्मा मेरे बारे में गलत सोचेंगे, गलत बच्चा है, इसलिए ये काम नहीं करना है। ये काम कर रहा हूं, पापा सोचेंगे गलत है, इसलिए ये काम नहीं करना है। ये काम कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आसपास पड़ोसी मोहल्ले के लोग जानेंगे कि हाँ यार बहुत अच्छा काम है ये, तो हम उनके गुडविल में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है काम का डिसीजन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि नैतिकता का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। फोर्थ स्टेज में विधि और व्यवस्था अभिविन्यास। विधि और व्यवस्था विन्यास का मतलब यह होगा कि अब जो बच्चा है वो यहां पे नियम कानून की तरह जो है कि बातें करेगा, नियम कानून की बात करेगा, नियम कानून व सामाजिक व्यवस्था की बात करेगा। सामाजिक व्यवस्था तो सेकेंडरी, क्योंकि यहां पे भी आ जाती है सेकेंड जो है कि नियम कानून मुख्य रूप से। जैसे ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, विदाउट टिकट जा रहे हो, विदाउट टिकट जो देखो सामान्य चीजों पे अगर बात करेंगे तो उस चीजों को जल्दी अच्छे से समझ। एक बच्चा है, जैसे 5 साल के बच्चे तक का कोई टिकट नहीं लगता है किसी भी जो है कि व्हीकल में, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, 5 साल के बच्चे को इसमें जो है कि किराया भाड़ा नहीं लगता है। अब बहुत सारे लोग हैं, अब जबरदस्ती क्या करते हैं, बच्चा हो तो गया है 7 साल का, लेकिन अब से 4 साल 6 महीना लिखवा देते हैं, क्यों? टिकट नहीं लगेगा। अब यही चीज आगे बच्चा सीखता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जब बच्चा सीखता है तो वो विदाउट टिकट जो है कि ट्रेवल, क्योंकि अभी तक जो है कि वो पता है कि उसका टिकट नहीं लगता है, विदाउट टिकट जो है क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। जो हाफ टिकट लगना चाहिए वो भी नहीं ले रहा है। ये कानून के क्या हो गया, खिलाफी हो गया। ठीक है, उसको आपने बताया नहीं, सिखाया नहीं कि बच्चे 5 साल के बाद, 14 साल के पहले हाफ टिकट लगता है, 14 साल के बाद आपका फुल टिकट लगेगा। तो ये बच्चा काम कर रहा है तो कानून और जो है कि विधि के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है, जो आपने सिखाया नहीं उसको। वही चीज बच्चे को आपने सिखा दिया, वही आपने सही काम किया, और बच्चे को 5 साल की अवस्था में ही बता दे, बेटा देखो 5 साल तक तो कोई टिकट नहीं लगता, 5 साल से 14 साल तक हाफ टिकट लगता है और उसके बाद फुल टिकट लगता है। तो अभी आपकी एज 5 साल से ज्यादा हो गई है, 5 साल से ज्यादा हो गई है, तो हम आपके लिए हाफ टिकट ले रहे हैं। आप भी कभी ट्रेन में जाइएगा, आपको हाफ टिकट लेना पड़ेगा। तो बच्चे के अंदर क्या होगा, वो चीज अब आ जाएगी।
डेवलपमेंट उसका हो जाए, इथिक्स डेवलप हो जाएंगे कि हमें अपने देश के कानून, चूंकि ट्रेन में विदाउट टिकट नहीं चल सकते और ये कानून है, ये रूल है, ये रेगुलेशन है सरकार का, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करेंगे तो पेनाल्टी लगेगी, हो सकता है पेनाल्टी ना दे तो हमें दंडात्मक कार्रवाई हो। तो इस तरीके से जो है कि अब यहां पे क्या होगा, यहां पे बच्चे के अंदर, सॉरी यहां पे बात कर रहा था, हाँ, इसके अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर इथिक्स और नैतिकता का क्या होगा, पहचान बनेगा और उसके अंदर ये आ जाएगा कि कानून तोड़ना गलत है। ठीक है, बाइक लेके चल रहे हो, गाड़ी पे बाइक निकले लेके, छोटा बच्चा पीछे जो है कि बैठा हुआ है, 5 साल का, 7 साल का, रूल है, ट्रैफिक रूल, हमेशा बाईं साइड से चलो, रेड लाइट पे रुक जाओ, ग्रीन लाइट पे चलो, हेलमेट पहनो, इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। आपने ऐसे ही गाड़ी उठाया, बच्चे को बिठाया, चल दिया, ना हेलमेट है ना लाइसेंस है, जाना है बाएं से जा रहे हो दाएं, आप खुद तोड़ रहे हो कानून, अब खुद तोड़ रहे हो तो बच्चा भी वही सीखेगा, अरे इन सब का कोई जरूरत ना है, पान टकिया जो है कि 100 रुपया पकड़ाओ ट्रैफिक पुलिस को, अपना काम बन जाएगा, वही सब सीख रहा है। वही आपने प्रॉपर हर एक चीज जो है कि रूल रेगुलेशन फॉलो किया, बच्चे को बताया कि देखो बच्चे, हमें हमेशा जब भी बाइक लेके निकले हमारे पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना, हमारे पास हेलमेट होना चाहिए, बच्चे तुम भी पहनो ये हेलमेट, इससे क्या होगा, हम जब गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी, हमेशा बाई साइड से चलना चाहिए, जब भी आपको रोड क्रॉस करना है आप हाथ से दिखा करके जो भी गाड़ी आ रही उसे रोक के फिर आगे बढ़ो, वेट करके, जेब्रा क्रॉसिंग है वहां वेट करो, रेड सिग्नल पे रुक जाओ, ग्रीन सिग्नल पे चलना है, सिग्नल नहीं तोड़ना है। तो ये सारे रूल रेगुलेशन बच्चे के अंदर क्या होगा, एक तरीके से इथिक्स डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं, इसी के अकॉर्डिंग बच्चे में जो है कि आपका जो आपके लॉ है, जो आपका कानून है, उसके जो इथिक्स हैं, उसके वैल्यूज का डेवलपमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आगे यह स्तर अधिक, अब यह है उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, यह स्तर अधिक परिपक्व नैतिक चिंतन को दर्शाता है। अब यह हाई लेवल का है, ये क्या है, हाई लेवल का है, यह इस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसके भी 2 चरण हैं, पहला चरण है आपका सामाजिक अनुबंध विन्यास, ठीक है, समाज के बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी रीति रिवाज हैं, बहुत सारे कानून हैं जो समाज के लिए बनाए गए हैं, लेकिन समाज तो एक परिवर्तनशील इकाई है, परिवर्तनशील इकाई है तो हमेशा समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, और आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकताएं अगर बदलती हुई चली जाएंगी तो आविष्कार बदलता हुआ चला जाएगा, और आविष्कार बदलता हुआ चला जाएगा तो नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, नई नई जो है कि आपकी टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई आपके टूल्स आएंगे, उपकरण आएंगे, और जब नए नए चीजें आएंगी तो उसी के अकॉर्डिंग फिर से हमें परंपराओं में, है ना, रीति रिवाजों में और कानून में बदलाव करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग बच्चे में क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग बच्चे के या जो है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है इथिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे आज से अगर 15 साल या 20 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, 5 ओज की बात करें, सोशल मीडिया नहीं था, कहां था, एक कहीं कहीं फेसबुक दिख जाता था, वो भी नहीं था, फेसबुक बहुत कम लोग यूज करते थे, वो लोढ़ा वाली फोन आती थी 2005 वगैरह में, 20 साल पहले चले जाइए तो 2004-5 में लोढ़ा वाला फोन आता था, लोढ़ा वाला नोकिया का, भारी सा, मार दो सर फूट जाएगा, सोशल मीडिया कोई जानता नहीं था। इनोवेशन हुआ, नई चीजें आई, नए इथिक्स बने,
सोशल मीडिया पे ट्रोल करना, सोशल मीडिया पे जो है ये क्या करना, लाइक देना, सोशल मीडिया पे कमेंट देना, सोशल मीडिया पे अप्रिसिएट करना, सोशल मीडिया पे जो है ये क्या बहुत सारी चीजें करना, सोशल मीडिया पे किसी को हैरेस करना, टोंट करना, ये सारी बातें आ गई। अब यहाँ पे भी इथिक्स की बात आएगी कि अच्छा किस रिएक्शन हमें जो है कि किसी से कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट जो है कि यहाँ पे किसको कैसे देना चाहिए, सारी चीजें अब यहाँ पे पार्ट आ जाएंगी। तो इसी चीज को यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, इसी की चीज की बात की जा रही है। और जो भी चीज हो सकता है वो परंपरा में से हो, वो रीति रिवाज में से हो, किसी भी चीज में से हो, लेकिन आज के टाइम पीरियड में वो समाज के लिए सही नहीं है, और समाज के लिए सही नहीं है तो उसका खात्मा जरूरी है। जैसे 3 तलाक हो गया, शिशु हत्या हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, अब ये आज के समाज के लिए उचित नहीं है तो खत्म हो। पहले से ये बना हुआ था, ह्यूमन के लिए ही बना हुआ था, समाज के लिए ही बना हुआ था, व्यक्ति के लिए ही एक जो है कि मोरल, सोशल, कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज बना हुआ है। लेकिन आज के टाइम में प्रासंगिक नहीं है तो खत्म हो, है ना। ये बदलाव की बात यहां पे करते हैं, अनुबंध की बात, ठीक है। लास्ट चरण देखते हैं, छठा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। नैतिक निर्णय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जैसे न्याय, समानता, मानवाधिकार पर आधारित होते हैं, भले ही वो कानून के विपरीत क्यों ना हो, कानून के विपरीत क्यों ना हो। जैसे आतंकवादी घटना हो गई, कोई आतंकवादी घटना हुई, उसमें पता है 4 आतंकवादी शामिल है, 4 आतंकवादी शामिल हैं, लेकिन उनके साथ आप अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। गलत कर रहे हैं वो, कानून के खिलाफ कर रहे हैं वो, लेकिन गलत उनके साथ व्यवहार, अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते, उनके शव को छत विच्छित नहीं कर सकते। मर्डरर है, सजा हो गई है कोर्ट में, फिर भी एक मानवीय तरीके से उसे सजा दिया जाएगा। मानवीय तरीके से मतलब कोशिश किया जाएगा कि मृत्यु दंड तो हुई है उसके, लेकिन मौत होने में या उससे मृत्यु दंड में कम से कम दर्द मिले। साथ ही साथ जब देखिए जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है, तो उससे पहले प्रॉपर चेकअप होता है, उसका हेल्थ चेकअप होता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अस्वस्थ है नहीं होगी, अमानवीय। यानी कि ये कुछ उच्च लेवल के सिद्धांत हैं, उच्च लेवल के सार्वभौमिक सिद्धांत है जो नियम कानून, कायदे कानून से परे हुए हैं। समानता सबके लिए समान है। हालांकि समानता एक जो है कि थोड़ा सा इससे मैं जो है कि इसे डिसएग्री करता हूं, है ना, क्योंकि चीजें समानता, थोड़ा सा समानता खुद में असमानता है। न्याय होना चाहिए सबके साथ, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के जो है कि यहाँ पे वैल्यूज की बात की जाती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? नैतिक विकास क्रमिक और सार्वभौमिक होता है, ठीक है। व्यक्ति एक चरण से दूसरे चरण में तब बढ़ता है जब उसका चिंतन सामाजिक अनुभव विकसित कर लेता है। हर कोई अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाता। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्थाएं में जो है कि अन्य अवस्थाओं में देखेंगे तो स्व केंद्रित अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है। शिक्षा में उसकी उपयोगिता क्या है? यह बच्चों और किशोरों के नैतिक विकास को समझने में मदद करता है, नैतिक शिक्षा को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। यह बताता है कि समाज और अनुभव नैतिक नियमों को कैसे प्रभावित करते हैं। शिक्षक और अभिभावक बच्चे को नैतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रश्नों की बात। जैसे सैंपल प्रश्न है ना, सैंपल प्रश्न है, दिखाई दे रहा है, सही है। चलो
चलो फिर इसका फटाफट जो है कि बातें कर लेते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। अब ये इतना एथिक्स जो है कि साइकोलॉजी इतनी डीप है, आप देखेंगे कि जो आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें एथिक्स का पूरा पेपर ही है एक, और इस तरीके के कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कंडीशनल प्रश्न, है ना। चलिए, यानी कहने का मतलब यह है कि एक हिंस नाम का एक बच्चा है या कोई व्यक्ति है जिसकी माँ क्या है, बहुत बीमार है, और वह जो है कि कहीं जाके दवाइयों की चोरी कर लेता है मां को बचाने के लिए। तो वही बात यहां पे बोला जा रहा है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ठीक है, किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड व अनुपालन, है ना। तो यहां पे देखते हैं कि दंड व अनुपालन, ऑप्शन नंबर ए है, दंड व अनुपालन। उसे पता है ये चोरी करना गलत है, पकड़े जाएंगे तो दंड देंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेवाइगोत्स्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, है ना। तो ये व्यक्तिगत वार्ता है। क्या है? व्यक्तिगत वार्ता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उन्हें चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था? अब वही है साहब, वाइगोस्की साहब। बायोलॉजिकल जो है कि इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लॉरेंस कोलवर के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है ना। परतंत्र नैतिक ये हमने कहीं देखा ही नहीं। पारंपरिक स्तर और सहयोगी रूप नैतिक स्तर, पूर्व परंपरागत पारंपरिक स्तर, है ना। तो पारंपरिक स्तर पर उसका जो दूसरा स्टेज है, दूसरे स्टेज पे मैंने ये बताया है, पारंपरिक स्तर पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे 5वां। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेवाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किस प्रयोग से बचना चाहिए? किस प्रयोग से बचना चाहिए? विद्यार्थी के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए, बिल्कुल। सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, मतलब ये तो ठीक है। सी, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सही सुमेलित युग्म है। अच्छा, यहां पे ये है, यहां पे सुमेलित किया हुआ है ये। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित पूछ रहा है ना, सही सुमेलित नहीं है। हाँ ठीक है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों का, नहीं, ये भी गलत है। ये तो हमने सार्वभौमिक सिद्धांत में देखा था, है ना। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। हाँ ये है, ये सही सुमेलित है।
दूसरे के परिप्रेक्ष्य में हम काम को करते हैं कि उसके कॉन्टेक्स्ट में हम गुडविल में आ जाएं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। चाहे वो फैमिली मेंबर हो सकता है, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई लड़की हो सकती है। बहुत सारे लोग लड़की के इंप्रेस करने के चक्कर में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लड़की इंप्रेस हो जाए, बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, है ना। बड़े होने की बात की जा रही है ये सारा काम। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी कनेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार। संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, दो ही तो हैं। सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है। संतुलन का कोई मतलब नहीं है, संतुलन का यहां पे कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत है। जहां पे सी होगा हटा दो उसको, सी है हटा दो, सी है हटा दो, सी है हटा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लेवाइगोत्स्की का मानना था कि, क्या मानना था भाई इनका? सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। नहीं, ऐसा तो लेवाइगोत्स्की में हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय नहीं, ये गलत हो गया। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग स्वप्रेरित होते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों के, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डी नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लेवाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है समाजीकरण। समाजीकरण के जीव पारिस्थितिक मॉडल को, अभिप्रेरणा का आरोपण, प्रतिरूप के प्रभाव को, आनुवंशिकता के विकास के प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान के। हाँ डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भाषा एवं विचार पर लेवाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक है, अभी लास्ट था, इसके बाद कुछ नहीं है ना? नहीं है। चलो, तो ये आज की क्लास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।